क्या अब डॉलर की कार्ड क्रिप्टो में ढूंढकर सौदे किए जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि क्रिप्टो पर नजर रखने वाली चैनलिसिस ने जो दावा किया है उसके मुताबिक रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश अब क्रिप्टो में कारोबार को प्राथमिकता दे रहे हैं। इन लोगों की दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था से अलग क्रिप्टो के जरिए एक समानांतर भुगतान सिस्टम इन्होंने तैयार कर लिया है। क्रिप्टो लेन देन पर नजर रखने वाली इस संस्था के मुताबिक 2025 में इन्होंने क्रिप्टो के जरिए 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन किया है। ये 2024 के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है। ये देश इस रकम का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेड या बचत के लिए नहीं बल्कि ड्रोन, हथियारों के पुर्जे, सैन्य तकनीक और तेल के भुगतान में भी कर रहे हैं। जाहिर बात है कि इसमें डॉलर में होने वाले भुगतान को लेकर जो रस्साकशी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होती है उसके मायने बदल जाएंगे। सवाल और भी हैं जिसे लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे हम समझेंगे कि डॉलर का क्या अब खेल खत्म होने वाला है। और सवाल यह है कि क्या दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम के पैरेलल एक नया सिस्टम खड़ा हो चुका है जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आया है क्योंकि रूस, ईरान ने क्रिप्टो में 9,92,000 करोड़ का व्यापार किया है। डॉक्टर शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर शरद जी, सबसे पहले तो आसान शब्दों में यही आपसे समझना चाहेंगे कि क्या दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम के सामने एक पैरेलल ये डिजिटल लेन देन का एक सिस्टम तैयार हो चुका है? क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये सुरक्षित है, सेफ है या फिर रिस्की है? नमस्कार वंदना, आपको और न्यूज इंडिया 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि रशिया के ऊपर करीब करीब 16 से 20,000 सैंक्शंस लगी हुई है। अब इन सैंक्शंस का मतलब दर्शकों के लिए आसान समझा देता हूं कि ये लोग डॉलर में तो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते हैं और कोई दूसरा देश भी इनके साथ डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। तो किसी भी देश को अगर इनके साथ व्यापार करना होता है तो उसको परेशानी होती है और इसी मंशा से सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई हैं। 60 से 70% दुनिया का व्यापार, वंदना, वो डॉलर के माध्यम से करा जाता है। तो अमेरिका जो है डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, उसको वेपनाइज करता है। जी। जब भी किसी देश को तंग करना होता है, किसी देश के ऊपर कोई पेनल्टी लगानी होती है तो उसके ऊपर ये सैंक्शन लगा देता है। तो इतनी भारी मात्रा में अमेरिका के ऊपर, रशिया के ऊपर और ईरान के ऊपर, दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। अब इन दो देशों को जब आपस में व्यापार करना है जी, तो उनको अगर एक दूसरे की करेंसी में करते हैं, वहां पर रूबल है, वहां पर ईरानी रियाल है, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि एक तरफ रूबल ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे हमारे रियाल, और ये अंतरराष्ट्रीय करेंसी है नहीं। हाँ। तो मुझे लग रहा है क्रिप्टो अब एक ऐसा तरीका निकाला गया है कि इसके माध्यम से खाली वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होता है और एक स्टेबल कॉइन नाम सा है। बिटकॉइन तो काफी महंगा है, इस समय $60,000 के आसपास का है, पर इथेरियम है और भी क्रिप्टो करेंसी से आजकल स्टेबल कॉइन बहुत चला हुआ है। तो उसमें ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाता है, इसको किसी करेंसी की जरूरत नहीं होती। एक दूसरे की वॉलेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिना किसी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जाए हुए ये चला जाता है। इनफैक्ट यही एक कारण है कि क्रिप्टो को आज तक भारत में मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। बैंक से पैसा तो जाता है, पर ये जब ईरान और रशिया का होता है तो ईरान और रशिया का बैंक इन्वॉल्व होता है, वॉलेट्स इन्वॉल्व होते हैं। पर अहम बात यह है कि डॉलर की कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है पेमेंट करने का, स्विफ्ट बोलते हैं उसको, SWIFT। वो स्विफ्ट से भी ईरान और रशिया को बाहर रखा गया है, यानी कि स्विफ्ट के जरिए ये पैसा एक दूसरे को ना भेज सकते हैं ना ले सकते हैं। तो इन्होंने ये तरीका निकाला है और मुझे लग रहा है धीरे धीरे दुनिया डॉलर की जो ये दादागिरी है, डॉलर की ये जो एक तरह से रुतबा है, सुप्रीमेसी है, उससे दुनिया अब उसके चंगुल से बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया भर की आर्थिक समस्याओं के पीछे डॉलर है। आपने प्रधानमंत्री जी को हमारे देश में जो मई के महीने में अपील करनी पड़ी थी, जी। उसके पीछे भी कारण यही था वंदना, क्योंकि हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार उस समय जब कच्चे तेल के दाम $100 से ऊपर चले गए थे तो बहुत तेजी से समाप्त हो रहा था। इससे हमें आगे इंपोर्ट करने में दिक्कत आती। तो मुझे लग रहा है कि दुनिया ही, भारत नहीं, सारी दुनिया इस समय डॉलर के चंगुल से निकलना चाहती है और इसको एक अंतरराष्ट्रीय करेंसी की जो इसने पोजीशन बना रखी है 1971 से बनाई हुई है, रिचर्ड निक्सन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इसको हटाना चाहती है और दुनिया चाहती है। और मुझे लग रहा है इसी वजह से एक गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था वंदना 1971 से पहले, मुझे लग रहा है वो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आएगा। चाइना ने इसकी पहले से तैयारी शुरू कर दी है। क्या ये समझा जाए कि ये एक डिजिटल हथियार बन सकता है डॉलर के सामने और इसे रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज भी ऐसा विकल्प तलाश रही हैं डॉलर के मुकाबले में?
जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को जब भी ये पता लगता है कि कोई देश विकल्प तराश रहा है, तो उनकी उनकी रातों की नींद चली जाती है, आग बबूला हो जाते हैं कि कैसे किसी की हिम्मत हुई डॉलर को रिप्लेस करने की। हाँ। बिल्कुल ठीक है, ब्रिक्स का पीछे मुझे याद है कुछ समय पहले समिट हुआ था। उसमें जैसे ही ब्रिक्स करेंसी का नाम आया तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम भड़क गए कि मैं उन देशों पे सैंक्शंस लगा दूंगा। परंतु ये अब ज्यादा दिन तक इस प्रक्रिया को रोक नहीं पाएंगे। जी। दुनिया, जैसा मैंने कहा कि दुनिया भर ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले अंग्रेजों का राज होता था ना वंदना, दुनिया भर में 70 से ज्यादा देशों पर अंग्रेजों का राज होता था। सूरज कहते थे अंग्रेजों का कभी नहीं डूबता। ऐसे ही डॉलर ने एक तरह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को अपना गुलाम बनाया हुआ है। अब इस गुलामी से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं निकलना चाहती हैं बाहर, जी। क्योंकि दुनिया का हमने बहुत सारे देशों का दिवालिया निकलते हुए देखा है। आपको याद होगा 1990 में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर समाप्त हो गए थे, विदेशी जी, मुद्रा जी। भंडारा समाप्त हो गया था। बांग्लादेश के साथ हमने होते हुए देखा, श्रीलंका के साथ होते हुए देखा। तो ये डॉलर की उपलब्धि ना होना, डॉलर में कमाई ना होना, डॉलर का भंडार ना होना, ये देशों को बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इसलिए कोई ऐसा विकल्प ढूंढा जा रहा है और मुझे लग रहा है कि ये क्रिप्टो एक विकल्प है और आने वाले समय में मुझे लग रहा है गोल्ड एक विकल्प बन जाएगा। गोल्ड करेंसी का काम तो नहीं करेगा, पर किसी देश की करेंसी की मजबूती उसके पास जितना सोना होगा उससे निर्धारित की जाएगी। इसी को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है वंदना। हाँ, डिजिटल बही खाता होता है ये एक तरीके से। हमारे दर्शकों को आप आसान भाषा में अगर समझा सकें शरद जी, क्योंकि देखिए बहुत से लोग निवेश भी करना चाहते हैं लेकिन वो घबराते भी हैं क्योंकि इसका दुरुपयोग भी होने की खबरें आती हैं। तो किस तरीके से इसमें सुरक्षित निवेश हो सकता है, क्या आप कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारत में क्रिप्टो करेंसी जो है वो अभी पूरी तरह से मान्य नहीं है। अमान्य, इलीगल भी नहीं है, लीगल भी नहीं है। जी जी। तो मैं लोगों को निवेश करने के लिए तो अभी उकसाऊंगा नहीं, क्योंकि जब तक भारत सरकार इसको पूरी तरह से मान्यता नहीं दे देती है। परंतु मैं आपने समझाने के लिए कहा, एक डिजिटल लेजर होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। जी। एक हाथ से दूसरे हाथ, एक वॉलेट से मोबाइल फोन के दूसरे वॉलेट, जैसे जैसे वो कॉइन ट्रांसफर होता है उसका बाकायदा एक बही खाता, एक लेजर बनता जाता है। तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि पहले ये कॉइन किसके पास था, उसके बाद जबकि नोट जो होता है, आप जो करेंसी, जो नोट आपके पर्स में भी होंगे, वो कितने हाथ बदल के आया है आपको नहीं मालूम है। कितने लोगों के पास पहले होकर आया जब वो रिजर्व बैंक से चला। परंतु क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रैक कर सकते हैं। इसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो ब्लॉकचेन के माध्यम से कनेक्ट हो जाता है। इस पर मेरी जानकारी में जहां तक वंदना है कि सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है जिसको हम क्रिप्टो एसेट, जिसको भारत में VDA कहा जाता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। भारत सरकार ने कमेटी बनाई है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय की लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं कि किस तरह इसका इस्तेमाल गवर्नेंस में किया जाए, भारत में किया जाए। करेंसी तो पैरेलल नहीं बनेगी, करेंसी का करता धरता तो रिजर्व बैंक ही रहेगा। इसको भारत में करेंसी तो नहीं कहेंगे, परंतु किसी ना किसी तौर पे भारत में ये आएगी। मुझे लगता है वो सही समय होगा जब लोगों को इसके बारे में विचार करना चाहिए। अभी क्योंकि भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी का नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाता है, हैक हो जाता है, आप कोई दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी दर्शकों को इसमें निवेश करने की तो सलाह नहीं दूंगा, परंतु इसको जानना बहुत जरूरी है। और ये हो सकता है कि कल की ये एक तरह से करेंसी या लेन देन का माध्यम बन जाए। रूस और ईरान ने क्योंकि व्यापार के लिए इसको इस्तेमाल किया है, बताया जा रहा है कि 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा के ड्रोन, तेल और हथियार खरीदे गए हैं। लेकिन क्या इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए भी क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, अगर भारत में आज तक इसको मान्यता नहीं मिली है तो उसका मुख्य कारण यही है जो आप कह रही हैं कि इसके जरिए आतंकवादियों की फंडिंग भी सुनने में आई, स्मगलिंग सुनने में आई, अवैध गतिविधियों में इसका इस्तेमाल होने लगा, फिरौतियां लेने देने में होने लगा, गलत तरीके से जो पैसा दिया जाता है या जो 2 नंबर का पैसा होता है जिसमें टैक्स की चोरी की जाती है, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है वंदना। देखिए, मेरे मोबाइल फोन में अगर कॉइन पड़ा है और आपका मोबाइल फोन में वो वॉलेट है, तो मुझे सिर्फ बटन दबा के और अपना कोड डाल के पढ़ना है, वो तुरंत आपके उसमें पहुंच जाएगा। किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू वो कॉइन नहीं जाएगा, वो सीधा मेरे से आप तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार आप आगे किसी को भेज सकती हैं। तो क्योंकि ट्रेल नहीं होती, इसीलिए भारत में अभी तक इसको मान्यता नहीं मिली। और पीछे खबरें भी आई कि कुछ आतंकवादी गतिविधियों में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू फंडिंग की गई, पैसा दिया गया, लिया गया। तो इसलिए मुझे लग रहा है इस पे पूरा गहन विचार किया जा रहा है और भारत में आने वाले समय में ऐसा लगता है मुझे कि जो इसमें कमियां हैं उन कमियों को पूरा करके और इसको फिर फॉर्मली लाया जाएगा। पीछे सुनने में भी आया था कि लक्ष्मी नाम का कॉइन भारत सरकार निकालना चाहती है, पर आगे फिर उसके बारे में ज्यादा सुनाई नहीं दिया।
परंतु विचार चल रहा है, इतना मैं जरूर जानता हूं। तो तब तक के लिए लोग बचे जब तक इसको भारत सरकार मान्यता नहीं देती। हाँ, विदेशों में अगर आपके दर्शक हैं और विदेशों में सुन रहे हैं तो सिंगापुर में तो इसका एटीएम भी है। आप जाके बिटकॉइन को जाके आप उसमें सिंगापुर डॉलर निकाल सकते हैं, और बहुत सारी देशों में तो ये लीगल टेंडर करेंसी भी बन चुका है। तो इसलिए अलग अलग दुनिया के हिस्सों में अलग अलग कानून है, पर भारत की बात करें तो थोड़ा इंतजार करना बनता है। भारत में क्योंकि आपने जिक्र किया, देखिए ना तो ये प्रतिबंधित है ना ही ये लीगल है, तो ये बीच का रास्ता क्यों निकाला जा रहा है? आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये सेफ भी हो सकता है? ऐसी भी संभावनाएं? ये तो वरना निर्भर करेगा कि किस क्या इसका प्रारूप निकल कर आता है, किस फॉर्म में ये आता है। ये तो पक्का है कि इसको यहाँ करेंसी नहीं कहेंगे, क्योंकि करेंसी का केवल और केवल कंट्रोलर, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। करेंसी तो भारत में एक ही है, तो भारत में इसको करेंसी का नाम तो नहीं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है वीडीए, जैसा मैंने कहा वर्चुअल डिजिटल एसेट, इसको ये नाम दिया गया है। करेंसी नाम से नहीं आएगा, पर टेक्नोलॉजी यही होगी, उसमें जो पूरे के पूरे उसके पीछे जो पूरी प्रणाली है वो यही होगी, ब्लॉकचेन पर आधारित होगी। और जब भी आएगा तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, और किस प्रकार के लेन देन इसमें परमिट किए जाएंगे ये भी देखना होगा। क्या सरकारी लेन देन में इसका इस्तेमाल होगा, या आप और हम आपस में भी इसमें लेन देन कर सकते हैं, ये भी देखना होगा। तो मुझे लग रहा है जब तक इसका पूरा प्रारूप सामने नहीं आता है वंदना, तो कुछ भी कहना मैं समझता हूँ अटकलें लगाना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे कि ईरान और रूस ने कहा जा रहा है कि व्यापार शुरू किया है इस पूरे मामले को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि ये इसलिए भी उन्होंने किया होगा क्योंकि इसको ट्रैक करना क्या दूसरे देशों के लिए थोड़ा मुश्किल है, या फिर केवल डॉलर के लिए ही विकल्प तलाशा जा रहा है? नहीं, उन्होंने तो खाली डॉलर, देखिए दो सरकारें जब कर रही हैं तो उनको किसी से बचने की क्या जरूरत है, वो तो सरकार खुद ही है। अगर ईरान की सरकार और रशिया की सरकार कर रही है, वो डॉलर का बाईपास उन्होंने ढूंढा है, क्योंकि डॉलर की वजह से ईरान में भी रशिया में भी ना तो पिछले कई सालों से निवेश आ रहा है, ना ही वो कहीं निवेश कर पा रहे हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय, जैसा मैंने कहा, 60 से 70% दुनिया में जो व्यापार होता है करेंसी का लेन देन वो डॉलर में होता है। तो ये देश तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, इस कारण से इनकी अर्थव्यवस्थाएं भी चरमराई हुई हैं। आप देखिएगा कि ईरान का जो ईरानी रियाल है, एक रियाल इस समय करीब करीब 20 लाख रियाल का $1 आ रहा है। आप सोचिए कि कितनी बुरी तरह उनकी करेंसी गिर चुकी है। और रशिया में भी बुरी हालत है, उनको पेट्रोल और डीजल, क्योंकि जब से यूक्रेन ने उनको हिट किया है तब से वो रिफाइनरीज उनकी डैमेज हुई हैं, परंतु वो बाहर से कहीं से मंगा नहीं सकते क्योंकि वो डॉलर में आता है। तो कम से कम ईरान से, मुझे लग रहा है चाइना से भी, ईरान ही नहीं, ऐसा मुझे अंदाज हो रहा है कि चाइना से भी वो, क्योंकि चाइना के युआन में वो लेन देन करते हैं। असल में दो देश एक दूसरे से जब व्यापार करते हैं तो अगर दोनों का व्यापार बराबर की टक्कर का हो फिर तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आप एक की करेंसी दूसरे की दे देंगे और बदले में फिर जब होगा तो दूसरे को वापस कर देंगे। दिक्कत जब आती है वंदना, जब एक का व्यापार एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो, दूसरे का एक्सपोर्ट बहुत कम हो, तब फिर ऐसी क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप जैसे भारत जब रशिया से तेल ले रहा है तो वो रूबल में ले रहा है, पर दिक्कत ये हो रहा है कि उनके पास इतना सारा रुपया इकट्ठा होता जा रहा है, भारतीय इंपोर्टर्स जो रुपए में पे कर रहे हैं, तो रशिया वाले कह रहे हैं कुछ कंपनीज कि भाई हम इतने रुपए का करें क्या, इसको कहां इस्तेमाल करें। तो अगर आप समझ रहे हैं तो ऐसे में ईरान और रशिया क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि इस करेंसी के कॉइन्स को वो स्टोर करके रख सके, और जब उनको कल को निर्यात करना होगा तो वो इसमें पेमेंट कर सकते हैं। यानी शुरुआत में जिस तरीके से बार्टर सिस्टम होता था, फिर डॉलर जिस तरीके से आया, वो उसी दिशा में जाता हुआ आपको लग रहा है कि ये चल रहा है। अच्छा, इसके साथ एक तरह से एक रिस्क फैक्टर ये भी है कि ये डिमांड एंड सप्लाई पर इसका रेट तय होता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्रिप्टो करेंसी का रेट केवल और केवल डिमांड सप्लाई पे तय होता है। और क्योंकि आप तो जर्नलिज्म से आती हैं, आप बेहतर समझेंगी, न्यूज फ्लो पे होता है। जैसे अब ये खबर आई है तो इस खबर के आते ही आप देखेंगे कि जितने भी कॉइन एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो ट्रेड होते हैं उन सबका रेट बढ़ गया होगा। ऐसे ही कोई ऐसी खबर आएगी कि इसमें बैन लग गया तो इनका रेट गिरने लगता है। केवल और केवल खबरों से इनका रेट ऊपर नीचे जाता है, केवल और केवल डिमांड सप्लाई से इनका रेट चलता है। बस यही इसमें एक कमी है कि इसके पीछे कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई ठोस ऐसा कारण नहीं है जो इनकी कीमतों को ऊपर ले जाए। बस खबरों पे हर वक्त क्रिप्टो वाले नजर बना के रखते हैं, कौन से देश से क्या खबर आई आजकल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के बहुत शौकीन है। उनका पाकिस्तान में उनके परिवार का एक बिजनेस भी है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस करके एक कंपनी बनी हुई है पाकिस्तान में। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो वो क्रिप्टो को काफी पसंद करते हैं, तो इसलिए क्रिप्टो वालों में काफी उत्साह है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं तो ये क्रिप्टो का व्यापार जो है, क्रिप्टो की कीमतें जो है, क्रिप्टो में निवेश जो है वो ज्यादा चलेगा। ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं, तो एक अटकलों के बेसिस पे चलता है, खबरों के बेसिस पे चलता है। आपने ठीक कहा, उसी से डिमांड सप्लाई इसकी बनती है।
इसके साथ ही क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि न्यूज़ फ्लो के अकॉर्डिंग चलता है, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप जैसे बयान दे रहे थे उसका फ्लो उस तरीके से जा रहा था। अभी इस मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, अभी क्या स्थिति है और आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है? मुझे लगता है वंदना के अभी फिलहाल तो जब तक ये युद्ध चल रहा है ईरान अमेरिका का, तब तक क्रिप्टो करेंसी दबाव में रहेगी। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जिस प्रकार शेयर मार्केट दबाव में है, सोना चांदी दबाव में है, क्योंकि अभी जब तक दुनिया में रिसेशन का खतरा बना हुआ है, दुनिया में मंदी का खतरा जिसको हम कहते हैं बना हुआ है, तब तक के लिए क्रिप्टो करेंसी भी आपको दबाव में दिखाई देगी। तो इसके लिए परिस्थितियों का सामान्य होना, एक नॉर्मल दुनिया का ग्रो करना वो जरूरी है अगर आप क्रिप्टो करेंसी को भी पनपते हुए देखना चाहते हैं। तब तक के लिए कीमतें आप देखें तो बिटकॉइन की भी कीमत जो है काफी दिन से लो है, एथेरियम की भी लो है, स्टेबल कॉइन्स और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, सैकड़ों के हिसाब से कॉइन्स हैं जो चलते हैं, पर जो ज्यादा चलते हैं वो ये 2-3 मैंने जो नाम लिए वो है। तो अभी फिलहाल दबाव में है। जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तो आगे क्या सरकारें क्या पॉलिसी बनाती हैं इसके बारे में उस पर निर्भर करेगा। कुछ भी कहना क्रिप्टो के बारे में वंदना बहुत ही जल्द हो जाता है। हाँ। और बहुत ही स्पेकुलेटिव हो जाता है, क्योंकि हम डिजिटल युग में हैं तो लोगों की उम्मीदें भी रहती हैं, क्रेज भी रहता है डिजिटल करेंसी को लेकर, लेकिन स्टेबल करेंसी के सामने आपको लगता है कि कॉम्पीट कर पाएगा? देखिए, इसको अगर मैं भारत की बात करता हूं, भारत में जैसा मैंने कहा करेंसी नहीं कहलाएगा, ये डिजिटल एसेट ही रहेगा। करेंसी तो एक ही है, वो रुपया है और वो रिजर्व बैंक के हाथ में है, तो इसको हम करेंसी नहीं कह सकते। और पहले ही हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट्स इतनी है, हमारे यहाँ एप्स हैं, वॉलेट्स हैं, यूपीआई है, तो हमारे यहाँ डिजिटल पैसा तो वैसे ही बहुत लेन देन होता है। इसको एक एसेट के तरीके से देखा जाएगा कि भविष्य में अगर कभी ऐसा कोई एसेट क्रिएट कर दिया जाए जिसमें आप निवेश भी कर सकें, पैसे को रख भी सकें उसको अपने वॉलेट में, इसमें रिस्क भी बहुत है वंदना। दिक्कत यह है क्योंकि आपने अपने फोन के वॉलेट में मान लीजिए रखा हुआ है, कल को आपका फोन खो जाता है, आपने लैपटॉप या कंप्यूटर में उसको सेव नहीं किया, तो आपके तो सारे पैसे चले गए। या किसी ने आपका फोन हैक कर लिया, बहुत खबरें आई, बहुत ऐसे किस्से सुनने को मिले, लोगों के सारे पैसे चले गए। एक दिन सुबह उठ के देखते हैं हमारा तो वॉलेट में से कॉइन ही गायब है। तो इसलिए इसमें अभी सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। तो यानी इसको हैक करना ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स पर दुनिया भर में ये रिकॉर्ड होता है। जी बिल्कुल, इसको हैक करना आसान हो जाता है और लोग काट ढूंढ लेते हैं। कहते हैं टेक्नोलॉजी जब भी आती है उसकी काट साथ में आ जाती है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि भारत में तो जब तक इन सब कंसर्न्स को, ये जो सारी दिक्कतें हैं, इनको जब तक पूरी तरह से इनका समाधान, इनका सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, तब तक ये भारत में नहीं लाई जाएगी। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय के बीच में समय समय पर मीटिंग होती रहती है और इस पर विचार होता रहता है। पूरी तैयारी जब भी लाया जाएगा भारत में, पूरी तैयारी के साथ लाया जाएगा। और जब भी मान्यता दी जाएगी इन अंतरराष्ट्रीय कॉइन्स को, तब पूरी तैयारी के साथ मान्यता दी जाएगी, हर पहलू पर ध्यान रख के मान्यता दी जाएगी। जल्दबाजी में मुझे नहीं लगता इसको लाने की कोई भारत सरकार इसमें है। रोक इस पर इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो एक्सचेंज जब होता है तो पैसा नए वॉलेट के जरिए या फिर दूसरे देश या मंच पर वो चला जाता है आसानी से, और जो कंपनियां हैं वो जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसकी पहचान बताने के लिए भी बाधा नहीं है, इसलिए इसका हाँ, बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग भारत में PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो आप पैसा का लेन देन कर रहे हैं तो उसमें आपकी जवाबदेही बनती है। और आप बिना सरकारी चैनल के अगर आप पैसे का लेन देन कर लेते हैं, हालांकि आप जो एक्सचेंजेस हैं इनको अब ये कंपलसरी कर दिया गया है, बल्कि VDF जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स भी लगता है, अब 30% टैक्स लगता है। और उनके लिए बाध्य कर दिया गया है कि उनको अपने ग्राहकों का जो भी उनके कॉइन होल्डर्स हैं उन सब की डिटेल भारत सरकार को देनी पड़ती है, जिससे कि कोई अवैध गतिविधि ना हो पाए, जिससे कोई गलत किस्म का पैसा भारत से ना आ पाए ना जा पाए। तो अब रेगुलेट कर रही है भारत सरकार, पर अभी लोगों के इस्तेमाल के लिए इसको पूरी तरह से वैध नहीं ठहराया गया, पर इस पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत सारी गतिविधियां पीछे सुनने में आई थी जो कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ईरान और रूस ने जिस तरीके से व्यापार किया उसके बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद जी। इसी के साथ ही आप रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।